वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीटीटी पेपर नंबर 2 के लिए साइंस, जो कि हम आज में 6th क्लास का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। इसके बाद एक वीडियो आएगी उसमें 7th का, उसके बाद एक वीडियो आएगी उसमें 8th का। तो आपके 3 वीडियोज़ में ही हम सारा सम अप कर देंगे और कुछ कीन पॉइंट्स होंगे, उसके लिए एक अनदर वीडियो हम और बना देंगे। तो देखिए समरी, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, समरी से बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले चैप्टर की समरी ये है, ये क्या बोल रही है, हल्का सा इसको देख लेते हैं हम, इसकी समरी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में हमारे जो अलग अलग रीजन है, अलग अलग जो जगह हैं, वहाँ पर को बहुत ज़्यादा फूड में क्या आता है, वेरिएशन आता है, मतलब उतार चढ़ाव आता है। देखिए ठंडी जगह के लोग थोड़ा गर्म चीज़ें खाना प्रेफर करेंगे, वो लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें खाएंगे, और सब्जी वगैरह भी इस तरीके से लेंगे कि वो गर्म हो। और गर्म जगह के लोग क्या क्या प्रेफर करेंगे कि वो लाइट चीज़ें खाएँ या ऐसी चीज़ें खाएँ जो उनको पचनाने में मदद करे, जैसे कि हाइड्रेशन में ज़्यादा हो, हाइड्रेटेड चीज़ें जो हों वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इसके बाद है द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट एंड एनिमल। हमारे खाने का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, प्लांट और एनिमल है, ठीक है। इसके बाद है एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे जानवर जो सिर्फ किसको खाते हैं, सिर्फ पौधों को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हर्बीवोर। जैसे कि इसमें आ जाएगा गोट, ठीक है, ऑक्स, ठीक है, बैल, गाय, भैंस, और क्या बोलते हैं, खरगोश, ये सारे, ठीक है। एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ऐसे जानवर जो सिर्फ क्या खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, एनिमल्स का मांस खाते हैं, उनका फ्लैश खाते हैं, क्या कहलाते हैं, कार्निवोर। जैसे टाइगर है, फॉक्स है। इसके बाद है एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल। ऐसे जानवर जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और दूसरे अन्य जानवरों को भी खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स। जैसे कि हम ह्यूमन बींग, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया और पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपके चैप्टर क्या हो जाए, लाइन वाइज खत्म हो जाए, बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद आते हैं, दिस इज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 अभी थोड़ा ऊपर है, वो बता देंगे। देखिए देर इज़ अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिएस्टर। जो आपके क्लोथिंग मटेरियल होता है, कपड़े का जो मटेरियल होता है, उसमें क्या होती है, अलग अलग वेराइटी होती है। किसमें होती है, उसकी भी बहुत सारी तरीके की, जैसे कि कॉटन, सिल्क का कपड़ा, वूल एंड पॉलिएस्टर। इसके बाद है फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। फैब्रिक किससे बनते हैं, यार्न से। मैंने आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया भी हुआ है, पूरा चैप्टर भी जाके आप लोग देख सकते हैं। विच इन टर्न मेड ऑफ फाइबर। देखिए यार्न किससे बना होता है, फाइबर से, ठीक है। फाइबर आर इधर नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर क्या होता है, नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है। अब देखिए फाइबर क्या था, जैसे वूल लिया हमने, कॉटन लिया हमने, तो उसका जो बेसिक प्रोडक्ट था वो क्या था, फाइबर था, और उससे हम क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। फाइबर आर इधर नेचुरल और सिंथेटिक, या तो ये प्राकृतिक होते हैं, क्या होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, यानी कि केमिकल से हम इनको फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स। तो देखिए नेचुरल फाइबर्स कभी कभी आ जाता है, नेचुरल फाइबर्स पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। वाइल नाइलॉन एंड पॉलिएस्टर आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर कौन है, नाइलॉन और पॉलिएस्टर। आई होप क्लियर हो रहा हो। फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। जो फाइबर्स होते हैं, कॉटन और जूट, वो किससे मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज स्पिनिंग। फाइबर से यार्न बनाना की प्रोसेस क्या कहलाती है, स्पिनिंग कहलाती है, ठीक है। फैब्रिक फ्रॉम यार्न्स इज मेड बाय वेविंग एंड निटिंग। देखिए फैब्रिक किसके द्वारा बनाया जाता है, ये देखिए सिलाई के, या तो सिलाई के द्वारा, या फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, बुनाई के द्वारा आपका क्या करा जाता है, बनाया जाता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हूँ। बस इतना ही इस चैप्टर में क्या था। देखिए इस चैप्टर में अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आप लोगों ने इसमें गिनिंग पढ़ा था, स्पिनिंग पढ़ा था, फैब्रिक मटेरियल को किस तरीके से हम भेजते हैं, लास्ट का पूरा प्रोसेस पढ़ा था। अगर आप लोगों को ये पूरा अच्छे से जानना है तो आप 3rd चैप्टर हमने पढ़ाया हुआ ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू 4th चैप्टर। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल। देखिए हमारे आसपास की जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो अलग अलग तरीके के मटेरियल से मिलकर बनी है। अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ सिंगल मटेरियल और ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। मतलब एक कोई भी आपको अगर कोई मटेरियल दिया गया है, कुछ सामान दिया गया है, तो क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत सारे सामानों से मिलके बना होता है। जैसे कि इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ सिंगल मटेरियल। देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सिंगल मटेरियल से भी बन सकती है और डिफरेंट मटेरियल से बन सकती है। जैसे कैसे, जैसे एक चीज़ समझिए जरा, सपोज अगर आप खाना ही बना रहे हैं, अगर आप खाना बना रहे हैं और आप खाने में बना रहे हैं, सपोज दैट आप बना रहे हैं बिस्किट, आप बना रहे हैं बिस्किट्स, आप बना रहे हैं, तो आपको मैदा चाहिए, आपको एग चाहिए, आपको कुछ चेरीज चाहिए होंगी। तो ये क्या है,
एक बना तो आप सिंगल मटेरियल ले रहे हैं लेकिन उसमें आप छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स डाल रहे हैं, पुट ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैरायटी हो गई। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज यानी कि उनके गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस व्हाइल अदर्स आर नॉट, कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गोल्ड बहुत क्या करता है, शाइन करता है ना, तो वो क्या हो गया, शाइनी उसका क्या हो गया, नेचर हो गया गोल्ड का, ठीक है। और जबकि कुछ मटेरियल शाइनी नहीं होते हैं, जबकि आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, कोल जो है क्या वो शाइन करता है, एज जनरल नहीं करता है ना। सम आर रफ, कुछ क्या होते हैं, रफ होते हैं। सम स्मूथ, कुछ के सरफेस जो होते हैं वो रफ होते हैं, कुछ क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा हो। जैसे पत्थर में आप हाथ लगाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, वो रफ लगेगा, लेकिन यही आप किसी फॉइल पेपर में हाथ लगाएंगे, फॉइल पेपर या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ आप एक नॉर्मल वाइट पेपर में हाथ लगाएंगे तो वो आपको स्मूथ लगेगा। सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड, कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे कि लोहा, आयरन क्या होती है आपकी, हार्ड होती है ना। वेरस सम अदर्स आर सॉफ्ट, जबकि कुछ अलग मटेरियल क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जबकि सोना आपने देखा होगा होता सॉफ्ट है। सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ मटेरियल क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। वेरस सम अदर्स आर इनसॉल्युबल, देखिए कुछ मटेरियल पानी में घुल जाते हैं। जैसे आप नमक मिलाएंगे, आप चीनी मिलाएंगे, पानी में घुल जाएगा, लेकिन क्या आप मिट्टी मिलाएंगे, बालू मिलाएंगे, ये सारी चीज़ें पानी में घुलेंगी, नहीं घुलेंगी, तो ये क्या होगा, इनसॉल्युबल, यानी कि वो घुलती नहीं है। सम मटेरियल्स सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट एंड सम अदर्स सच एज वुड एंड मेटल्स आर ओपेक, कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, जैसे कि ग्लास है क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पार हो जाता है उसमें सब। और कुछ अदर अलग होते हैं, वो क्या होते हैं, वुड एंड मेटल्स आर ओपेक, मतलब जिन मटेरियल से लाइट पास नहीं हो सकती है उन्हें ओपेक कहते हैं। जिन मटेरियल से लाइट पूरी तरीके से पास हो जाती है उन्हें ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और एक ट्रांसलूकेंट भी होते हैं, वो भी आप लोग समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, पार्शली लाइट क्या होती है, जाती है, पूरी तरीके से नहीं जाती। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद है मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज, कुछ मटेरियल्स को आपस में साथ रखा जाता है, क्यों, क्योंकि उनमें कुछ समानताएं होती हैं, और कुछों को अलग रखा जाता है क्योंकि वो समानताएं उनमें नहीं होती हैं। जैसे कि आप लोग अगर, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो CTT 2 की तो आप सबकी साइंस तो होगी, तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी होंगी कि आप पीरियोडिक टेबल को ही हम ले लेते हैं, क्या सारे एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया है, नहीं रखा गया है। क्यों, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ, देखिए आप लोगों ने न्यूलैंड्स ऑक्टेंट रूल भी पढ़ा होगा, हर फर्स्ट जो एलिमेंट होता है 8 से क्या दिखाता है, सिमिलरिटी शो करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस उनको रखा गया है। जैसे कि ग्रुप 1 में जो रखी गई हैं वो क्या है, मेटल्स हैं। ग्रुप 2 में जो रखी गई हैं वो क्या है, एल्केली अर्थ मेटल्स हैं। तो इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है, आई होप यहाँ तक भी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हो। इसके बाद है थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, और थिंग्स को साथ में समूह बना के, ग्रुप बना के इसलिए रखा गया ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ वो क्या, उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा जा सके इजीली। आई होप यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हो। आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, 4th चैप्टर। नाउ ये 5th चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ना है, इट इज़ ऑल अबाउट हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आर सम ऑफ मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। देखिए मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण, एक मिश्रण में से चीज़ों को अलग अलग तरीके से कैसे निकाला जा सकता है उसकी प्रोसेस है। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से उठाना। देखिए अगर कोई आपको दाल दिख रही है, दाल में आपको पत्थर दिख रहा है तो आप हाथ से उठा सकते हैं, तो ये हैंड पिकिंग हो गई। आई होप समझ में आया हो। विनोइंग का मतलब क्या, देखिए अगर आपको क्या करना है, हल्के आपके पास कुछ आपने अनाज लिया, उसमें छोटे छोटे बहुत फाइन पार्टिकल्स थे, उनको निकालना है, तो उनको क्या करता है, विनोइंग, यानी कि मतलब हम क्या करते हैं, उसको छाटने की मदद से, मतलब ऐसे आपके पास एक ऑब्जेक्ट होती है, उसमें आप सामान रख देंगे और ऊपर उसको आप क्या करेंगे, उसमें से फाइन पार्टिकल अलग होते जाते हैं और जो बड़े पार्टिकल होते हैं उसमें देखिए वो रह जाते हैं, ठीक है। अब देखिए सीविंग क्या होता है आपको पता ही होगा, छानना। जैसे आप लोग आटा वगैरह भी वो करते हो, ठीक है, छानते हो, वो हो गया। इसके बाद है सेडिमेंटेशन एंड डेकेंटेशन में आप लोगों को बता दो। देखिए आपने क्या करा, आपने पानी में मिट्टी मिला दी, मिट्टी में कुछ पत्थर भी थे, ठीक है। पानी में आपने मिट्टी मिलाई, मिट्टी में कुछ पत्थर थे, तो पत्थर क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और जैसे ही आप फिर जैसे ही आपने डाला होता है उस टाइम तो नहीं बैठते हैं, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाते हैं। तो आप क्या करते हो, फिर पानी को छानने लगते हो, पानी को मतलब गिराने लगते हो। आप लोगों ने ध्यान दिया भी होगा, जब चावल वगैरह हम धोते हैं तो उसमें से जो गंदे पार्टिकल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, है ना। और उनको अगर हम छानते हैं तो पानी पूरा आपका अलग निकल जाता है, और वो जो कुछ मतलब जो सही चावल था वो नीचे बैठ जाता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, मैंने कहा पानी में आपने मिट्टी डाली, कुछ पत्थर भी डाले, तो पत्थर नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि जो बड़ा पार्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है, और उसमें से जो सही पानी होता है उसको आप निकाल सकते हैं, वो डिकेंटेशन हो गया, और जो नीचे बैठ गया था वो सेडिमेंटेशन हो गया। इसके बाद है फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। आई होप भी आपको बिल्कुल समझ में आ रहा हो, इजीली कैसे करके फिल्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चाय पत्ती आप छान रहे हैं, ये सब
चाय के लिए, ठीक है। आर द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर, मिक्सचर में से सेपरेट करने के लिए मैटर को ये यूज़ करते हैं। इसके बाद है हस्क एंड स्टोन कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग, हस्क और पत्थर जो होते हैं वो सारी चीज़ें किससे निकाली जा सकती हैं, हैंड पिकिंग, छाट छाट के। आप लोगों ने देखा भी होगा चावल डालने से पहले मम्मी लोग क्या करते हैं, या कोई भी अगर आप खुद भी बना रहे हैं, हम क्या करते हैं, वो चावल में जो गंदे पार्टिकल्स होते हैं उनको निकाल लेते हैं, तो हैंड पिकिंग होती है। हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग, अब देखिए अगर छोटे छोटे पार्टिकल आपको हटाना है तो आप क्या करते हैं, विनोइंग मदद करते हैं। डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन मिक्सचर इज यूटिलाइज टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, या तो देखिए आटा है, आटे को क्या करते हैं, एक वो आपके पास छन्नी ऐसी होती है उसे छानते हैं, उसे सीविंग बोलते हैं, और चाय को जब हम छानते हैं उसे क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। इन द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर द हैवियर सैंड पार्टिकल सेटल डाउन, देखिए जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, भारी पार्टिकल होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, एंड एट द बॉटम ऑफ द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, और वाटर किससे, डिकेंटेशन की प्रोसेस से निकाला जा सकता है। इसके बाद है फिल्ट्रेशन कैन बी यूज इन सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड, और फिल्ट्रेशन किस लिए यूज़ किया जाता है, अगर आपको सेपरेट करना हो एक इनसॉल्युबल लिक्विड को, मतलब जो आपस में घुल रहे नहीं होते हैं, उसके लिए फिल्ट्रेशन हम यूज़ करते हैं। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, अब इवेपोरेशन कैसी प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, ठीक है। पानी जैसे भाप में कन्वर्ट हो जाता है उसे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट अ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, अगर कोई सॉलिड है वो लिक्विड में डिसॉल्व हुआ है, उसको छाटने के लिए, मतलब उसको हटाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इवेपोरेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब सॉलिड पार्टिकल क्या है, बहुत सारे हैं, चीनी हो सकता है, आपका नमक हो सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, देखिए आपने पानी में चीनी घोली, घोलते गए, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी उसके बाद चीनी घोलेगी नहीं, ठीक है, यानी कि वो सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब संतृप्त, मतलब उसमें उसको जितनी मात्रा चाहिए थी चीनी की अब वो ले चुका है, उससे ज़्यादा वो घुल नहीं पाएगा। आई होप ये चैप्टर आपके बिल्कुल समझ में आया हो, ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर चैप्टर। देखिए इस चैप्टर में है ही इतनी समरी, ठीक है। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कुछ चेंज प्रकृति में ऐसे होते हैं जिनको वापस बदला जा सकता है, कुछों को नहीं बदला जा सकता, जैसे कि दूध से आप दही बना सकते हैं लेकिन दही से वापस दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल है। आई होप आपको ये समझ में आओ। लेकिन आप पानी से क्या कर सकते हैं, भाप बना सकते हैं, और भाप अगर ठंडी हो जाएगी दोबारा से पानी बन सकता है, तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस। आई होप ये समझ में आया। इसके बाद है अ चेंज में अकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विथ अदर, अगर आप किसी सब्सटेंस को गर्म करेंगे तो उसमें चेंज आ सकता है, और उसको अगर आप किसी और के साथ मिक्स कर देंगे तभी उसकी अवस्था में क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई हों। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, ये है प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट, नेचर ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस। प्लांट जो होते हैं उनको कितने भागों में बांटा सकता है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स क्या होते हैं, देखिए बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, लेकिन जो हमारी औषधि के रूप में भी हम काम करते हैं, जैसे कि पुदीना हो सकता है आपका, है ना, और आप धनिया ले सकते हैं। इसके बाद है श्रब्स। श्रब्स क्या होती हैं, ये अब ये ना उनसे थोड़ा बड़ी होती हैं, हर्ब से थोड़ी सी बड़ी होती हैं, और ट्रीज तो आपको अच्छे से पता ही है, ट्रीज क्या होती हैं, सबसे बड़े पार्टिकल। इसके बाद है द स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। अब देखिए स्टेम के सहारे ही कौन कौन, स्टेम मतलब एक तरीके से स्टेम किस किस चीज़ को अपने में ले सकता है, लीव्स को, पत्तियों को, फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को। लीफ यूजुअली हैव अ पेटियोल एंड लेमिना, पत्तियाँ जो होती हैं, पत्तियों में एक पेटियोल होता है, लेमिना होता है। द पैटर्न ऑफ वीन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। देखिए आप लोगों ने देखा होगा पत्ती, आप लोगों ने देखी, अगर एक पत्ती जो होती है हमारे पास, इस पत्ती में ये देखिए ऐसा जो पैटर्न होता है, ये इसे वेनेशन बोलते हैं, ठीक है। कभी ये पैरेलल होता है, कभी ये क्या होता है, देखिए दो टाइप के आपके वेनेशन होते हैं, ये मैं आपको अभी बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगी। देखिए इसको इट कैन बी रेटिकुलेट और पैरेलल, इसको रेटिकुलेट भी कह सकते हैं, पैरेलल भी कह सकते हैं। इसके बाद है लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम भी जब सनलाइट की वजह से, देखिए समुद्र का पानी इवेपरेट होता है, वो इवेपरेशन हो गया, हमारी बॉडी से भी पानी इवेपरेट होता है स्वेट के रूप में। इसके बाद लीव्स से भी पानी जाता है, लीव्स से भी, पत्तियों का पानी भी क्या होता है, धूप की वजह से या फिर इसके सनलाइट की वजह से या फिर ऐसे कह सकते हैं गर्मी की वजह से इवेपरेट होता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ट्रांसपिरेशन। ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पानी के साथ, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हुए क्या बनाती हैं, आपका अपना खाना बनाती हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस जो होती है, उसमें क्या होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से क्या होती है, पत्तियां अपना खाना बनाती हैं। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, दे ऑल्सो एंकर द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। रूट जो होती हैं, जड़ें जो होती हैं, वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड मिनरल, मिट्टी से
पानी और क्या बोलते हैं जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, उन्हें क्या करती है, अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है। दे ऑल्सो एंकर द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, और वो क्या करती है, प्लांट ताकि बना रहे, अच्छे से टिका रहे इस मिट्टी में, ये भी कौन एश्योर करती है, रूट्स, जड़ें। रूट्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप, और रूट्स आपकी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, एक होती है आपकी टैप रूट, एक होती है आपकी फाइबरस रूट। एक इस तरीके की होती है, देखिए ये एक ही जगह पे फैली होंगी, है ना, और एक इस तरीके की होंगी, ये फिर इससे छोटी, फिर बड़ी, इस तरीके से, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा हो। अब देखिए इसके बाद है प्लांट्स हैविंग लीव्स एंड रेटिक्यूल वेनेशन हैव टैप रूट्स। ऐसी पत्तियां या ऐसे पौधे जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। मैंने आपको बताया ना 2 टाइप के वेनेशन होते हैं, एक तो रेटिकुलेट होता है और दूसरा आपका होता है पैरेलल। जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनकी जो रूट्स होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं टैप की तरह होती हैं, पानी की तरह, मतलब एक साथ ही फ्लो में नीचे को आएंगी। जबकि जिनमें पैरेलल वेनेशन होता है उनमें फाइब्रस रूट होता है। पैरेलल वेनेशन वाले में फाइब्रस रूट, ये देखिए बहुत ही काम का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे सीटेट में आता है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। पैरेलल वेनेशन के साथ क्या होता है, फाइब्रस रूट, जबकि रेटिकुलेट वेनेशन के साथ क्या होता है आपका, टैप रूट। इसके बाद है द स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, और वो पानी कौन लाता है, स्टेम। पानी मैंने आप लोगों को अभी एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, रूट क्या करती है, जड़ें क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल, जबकि स्टेम क्या करता है, वाटर कंडक्ट करता है पत्तियों में और जड़ों में, एंड द अदर पार्ट्स, और अदर पार्ट्स में भी, एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। द पार्ट ऑफ अ फ्लावर, देखिए एक लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का है, किसी फ्लावर का यानी कि किसी फूल के पार्ट्स कौन कौन से हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। तो ये आपको मैं अभी इसके एक मैं आपको बाद में इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगी एक, उसमें मैं आपको पूरा मेन पॉइंट और हाईलाइटेड करके आपको फिगर वाइज भी इनको सारी चीज़ों को दिखाऊंगी। आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बोन्स और कार्टिलेज क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी का जो हमारा ढांचा होता है यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाते हैं। इट गिव द फ्रेम एंड शेप टू द बॉडी, ये क्या करते हैं, बॉडी को शेप देते हैं। एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट, और बॉडी को हिलने डुलने में, गति करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन्स, ये अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको भी क्या करते हैं, बचाते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइजेज द स्कल, ह्यूमन स्केलेटन जो होता है उसमें हमारे शरीर का ढांचा होता है, उसमें क्या होता है, स्कल होती है। द बैकबोन होती हैं, रिब्स होती हैं, एंड द ब्रेस्ट बोन, शोल्डर एंड हिप बोन्स, एंड द बोन्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। देखिए बेसिकली इस चैप्टर में हम बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और हम इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बोन्स क्या होती हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी में, और जॉइंट्स काम क्या करते हैं। इससे पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। द ह्यूमन, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। द बोन्स आर मूव्ड बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ 2 सेट्स ऑफ मसल्स। जो हमारी बोन होती हैं वो अल्टरनेट मतलब अलग अलग कॉन्ट्रैक्शन से और रिलैक्सेशन से, जो हमारी बॉडी की मांसपेशियां होती हैं उनके सेट से क्या करती हैं, काम करती हैं। द बोन्स जॉइंट्स आर ऑफ वेरियस काइंड, जो बोन जॉइंट होते हैं अलग अलग टाइप के हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉइंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दे अलाउ। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, क्या आप अपने जो आपका सर है उसको पूरी तरीके से पीछे ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते। इसके पीछे रीजन क्या है, कौन सा जॉइंट है यहाँ पे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द बर्ड्स फ्लाई। देखिए एक जो बर्ड होती है उसको फ्लाई करने में उसकी जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं और हल्की जो हड्डियाँ होती हैं वो मदद करती हैं। दे फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स, ऐसे फ्लैप करते हुए, ठीक है। फिश स्विम बाय फॉर्मिंग लूप्स अल्टरनेटिवली ऑन 2 साइड्स ऑफ द बॉडी। और फिश कैसे स्विम करती है, लूम्स बनाती है वो, आपने लूम्स पढ़े होंगे, साइंस वाले आपको पता होगा आई होप लूम्स किस तरीके से क्रिएट होते हैं, ठीक है, गोल गोल पानी के अंदर। इसके बाद है स्नेक्स स्लीदर ऑन द ग्राउंड बाय लूपिंग साइडर्स, और स्नेक भी क्या करता है, लूप बनाते हुए जाता है आगे को। अ लार्ज नंबर ऑफ बोन्स एंड एसोसिएटेड मसल्स पुश द बॉडी फॉरवर्ड। उसके पास क्योंकि मसल्स बहुत ज़्यादा होती है वो क्या करती है, मदद करती हैं उसकी बॉडी को आगे बढ़ने में, जबकि वो चल नहीं रहा होता है, एक्चुअल में वो लूम्स बना रहा होता है। द बॉडी एंड लेग्स ऑफ कॉकरोचेस हैव हार्ड कवरिंग्स फॉर्मिंग एन आउटर स्केलेटन। और जो बॉडी होती है और जो पैर होते हैं हमारे कॉकरोचेस के, वो क्या होते हैं, उनकी जो कवरिंग होती है ना, उनका जो आउटर स्केलेटन होता है उसकी जो कवरिंग होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्ड होती है। द मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट कनेक्टेड विद 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स हेल्प द कॉकरोच टू वॉक एंड फ्लाई। ध्यान दीजिएगा, कितने इसमें 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के और 2 पेयर होते हैं किसके, विंग्स के। आई होप क्लियर हो रहा है। उसके बाद है अर्थवॉर्म्स मूव बाय अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी यूजिंग मसल्स। ये भी चलता नहीं है, ये क्या करता है ना, अपनी मसल्स को यूज कर रहा होता है अलग अलग तरीके से। अल्टरनेट, पहले अल्टरनेट का मतलब समझते हैं ना, एक अलग तो दूसरा अलग, इस तरीके से इस तरीके से क्या करते रहते हैं, मूव अप करते रहते हैं, ठीक है। टाइनी ब्रिसल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी हेल्प इन द ग्रिपिंग द ग्राउंड।
वो मदद करता है इनको चलने में, अर्थवॉर्म को। इसके बाद है स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फूट, और स्नेल किसकी मदद से चलता है? मस्कुलर फूट की तरफ से। अभी यहाँ पे इससे रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पढ़नी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी सारे जॉइंट्स के बारे में, वो जो मैं कीन पॉइंट्स वाली वीडियो डालूंगी उसमें आपको पूरा बताऊंगी। आई होप ये क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जा रहे हैं, द सराउंडिंग वेयर प्लांट एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड द हैबिटेट। हैबिटेट किसे कहते हैं? जहाँ प्लांट और एनिमल रहते हैं, ठीक है। ये पेपर में बहुत बार आ रखा है, हैबिटेट से क्वेश्चन आ रहा है, हैबिटेट से उसमें क्या घुमा फिरा के आपसे पता कर लेगा कि एडेप्टेशन कौन सी प्रोसेस है, एक्विजिशन क्या है, हैबिटेट क्या है, ये सब, ठीक है। द सराउंडिंग वेयर प्लांट एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड द हैबिटेट। ऐसी सराउंडिंग जहाँ एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं उन्हें हैबिटेट कहते हैं, उनका घर होता है बेसिकली ये। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। देखिए बहुत अलग अलग टाइप के एनिमल्स क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के भी एनिमल्स सेम हैबिटेट शेयर कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिटेट विच एनेबल इन प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जानवरों का जो घर है वो हैबिटेट है, और देखिए कोई भी, जैसे हम ही हैं, हम अगर हिमालय में चले जाएंगे तो क्या हम एकदम से वहाँ हमें बिल्कुल प्रॉपर सांस आएगी? क्योंकि ऊपर आपको पता है सांस लेने में आपको क्या होती जाएगी, प्रॉब्लम होती जाएगी। तो देखिए, लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी क्या करती है, अडेप्ट करना मतलब शुरू कर देती है, मतलब उस चीज़ में ढलने लग जाती है। तो वैसे ही एनिमल्स के साथ भी होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, एक ऐसा फीचर जो एनिमल को मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर आवास में या हैबिटेट में रहने में क्या करता है, इनेबल कर देता है। मतलब रहने में उसको मतलब वो सही लगने लगता है, वो एरिया धीरे धीरे अडेप्ट कर लेती है उसकी बॉडी। उसे क्या कहते हैं, एडेप्टेशन। अडेप्ट करने का मतलब है ले लेना उसको अपने अंदर, ठीक है, उस प्रोसेस को। इसके बाद है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट। अलग अलग टाइप के हैबिटेट हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है ज़मीन पे रहने वाले। ज़मीन पे रहने वाले आपको पता ही है, बहुत सारे जानवर, कीड़े मकोड़े सारे के सारे। और क्या बोलते हैं, जैसे मंकी हो गया, मंकी ट्रीज़ में भी रहते हैं, ज़मीन में भी रहते हैं, है ना। और आपको ये फ्रॉग हो गया, ठीक है। इसके बाद है एक्वेटिक क्या हो गई, फिशेस हो गई आपकी, क्रोकोडाइल हो गया, और फ्रॉग तो आपका पता ही आपको, वहाँ भी मतलब दोनों जगह रह सकता है, ये टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है। इसके बाद है देयर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट। अलग अलग हैबिटेट में बहुत सारी वेराइटी के क्या होते हैं, जानवर पाए जाते हैं। इसके बाद है प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट्स। देखिए बायोटिक कंपोनेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, प्लांट आ रहे हैं, एनिमल आ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे फंगी हो गए, आपका वायरस हो गए, आपके प्रोटोजोआ हो गए, है ना। तो ये सारे क्या हैं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। इसके बाद है रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर आर सम ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आर सराउंडिंग। ध्यान दीजिएगा, एबायोटिक कंपोनेंट जो है सराउंडिंग से ही लिए गए। कौन कौन से, देखिए रॉक्स चट्टाने, सॉइल मिट्टी, एयर हवा, वाटर पानी, और लाइट तो आपको पता ही है, ठीक है। और उसके बाद टेम्परेचर तापमान, ये सभी क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास, ठीक है। लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए ध्यान से सुनिएगा, लिविंग थिंग्स में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन कौन से, उनको खाना चाहिए होता है, दे नीड फूड, दे रिस्पायर, वो सांस लेते हैं, दे एक्सक्रीट, आपको पता है वो एक्सक्रीट करते हैं, रिस्पॉन्ड का मतलब होता है प्रतिक्रिया देते हैं अपने एनवायरनमेंट को, रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसा एक दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, ग्रो बढ़ते हैं, एंड शो मूवमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अभी लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। इससे रिलेटेड एक, इससे ही मतलब हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बढ़ते हैं, पहली बात, वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ऐसा। दूसरा देखिए बडिंग की प्रोसेस होती है, बहुत सारी प्रोसेस, देयर आर सो मेनी प्रोसेसिंग और देयर, बडिंग होती है उनमें, है ना। और क्या बोलते हैं, वैसे भी अगर आप कटिंग करके भी अगर आप रोज़ को लगाएंगे तो दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है उसका, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे क्या है, ये सारे प्रोसेसेस जो है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। और प्लांट को बढ़ने के लिए फूड चाहिए, और प्लांट का फूड क्या होता है आपको पता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू उनको क्या मिलता है, स्टार्च या ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है वो उनका फूड है। और ग्रो होते हैं प्लांट, बढ़ते हैं, फूड उनको चाहिए। रेस्पायर वो करते हैं, सांस लेते हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया वो रिस्पॉन्ड वो करते हैं, प्रतिक्रिया वो देते हैं, ठीक है, वो हिलते डुलते हैं जब हवा चलती है, वैसे भी। तो आई होप यहाँ तक आपको भी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हों। इसके बाद चैप्टर नंबर नेक्स्ट में हम मूव कर रहे हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अलग अलग तरीके के जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, यातायात का जो सिस्टम है वो हमें ज़रूरी पड़ते हैं अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है। इन एंशिएंट टाइम, पुराने ज़माने में, पीपल यूज लेंथ ऑफ फुट, द विड्थ ऑफ फिंगर, द डिस्टेंस ऑफ स्टेप एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, यूनिट एंड मेजरमेंट, आपने 11th क्लास में पढ़ा था। उसमें आप लोगों ने देखा था कि आप लोगों ने लेंथ, मास
जैसे लेंथ है, लेंथ मीटर में मेजर की जाती है, मास जो है आपका किलोग्राम में मेजर किया जाता है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपने वहाँ पे पढ़ा था। उसी के बेसिस पे एक चीज़ बता रहा है, पुराने आपने एक चीज़ पढ़ी थी वहाँ पे एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सिस्टम। तो वो ये कह रहा है कि पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, लंबाई को किस में मापते थे, फुट में, विड्थ को किससे मापते थे, वो उंगलियों से अंगुल करके ऐसे बोलते हैं कुछ, उससे मापा करते थे। और डिस्टेंस किससे मापा डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब जो मात्रक होते थे मेजरमेंट के मापन के, वो इस तरीके से हुआ करते थे। दिस कॉज्ड कंफ्यूजन एंड नीड टू डेवलप अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अरोज। अब इनसे बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता था क्योंकि अलग अलग जगह के लोग अलग अलग बोला करते थे। नाउ वी यूज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि ऐसा यूनिट इसलिए अब क्या पूरे वर्ल्ड में मान्यता इसको दी गई, ताकि क्या अगर कोई और जगह का कोई बाहर से भी अगर आपके यहाँ कोई टूरिस्ट आ रहा है तो उसको भी समझ में आ सकेगा, अच्छा मैं 1 किलोग्राम दे दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, और ऐसा यूनिट है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। देखिए एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती है उसे क्या कहते हैं हम, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा हो। जैसे हम चल रहे हैं, ये क्या है, जैसे हम चल रहे हैं रोड पे नॉर्मली, ये क्या है, एक रेक्टिलिनियर मोशन है। आई होप ये क्लियर हो रहा हो। इसके बाद बात करते हैं, इन सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन द सेम। ध्यान दीजिएगा, एक सर्कुलर मोशन जब होती है, एक ऑब्जेक्ट मूव करती है लेकिन उसकी जो डिस्टेंस रहती है वो क्या रहती है, सेम। ध्यान से देखिएगा, ये एक मैंने सर्कल बनाया, देखिए यहाँ से शुरू हुआ और यहीं पे क्या हो गया था, हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसके थ्रू भी इसको क्या कर सकती हूँ, देखिए रोटेट करवा सकती हूँ। इस पर्टिकुलर मैंने जो पॉइंट बनाया इसके थ्रू उसको रोटेट करूँगी तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस, यहाँ से हर जगह से क्या रहेगी, सेम रहेगी। आई होप ये समझ में आया हो। मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज पीरियडिक मोशन। एक ऐसी मोशन जो कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अपने रिपीट करती है। देखिए ये एक मैंने इससे मैंने एक बॉल बांध दी, उस बॉल को मैंने थोड़ा सा मूव किया, ये वापस जाएगी, ये इधर इस साइड जाएगी, वापस इधर आ जाएगी, फिर इस साइड जाएगी, वापस इधर आ जाएगी। ऐसी मोशन को क्या कहते हैं, पीरियडिक मोशन, जो फिर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अपना क्या करती है, रिपीट करती है। जैसे घड़ी वगैरह इसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है लाइट, और इस चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। अभी थोड़ी देर पहले भी इससे रिलेटेड कुछ बात हुई थी, मैंने आपको बताया था। देखिए 3 टाइप की ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होती हैं, एक होती है ओपेक, एक होती है ट्रांसपेरेंट, एक होती है ट्रांसलुकेंट। तो सबसे पहले देखते हैं ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जैसे कि जो आर का पार नहीं करने देता अपने में से। जैसे कि मैंने लकड़ी का टुकड़ा ले लिया और सनलाइट पड़ रही है, क्या उसमें आर के पार हो जाएगी सनलाइट? नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए उसकी शेडो, मतलब ध्यान से देखिए उसकी शेडो फॉर्म होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, उससे लाइट इसलिए पास आउट नहीं हो पा रही है क्योंकि उसके पार्टिकल क्या हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और वो सब्सटेंस हार्ड है, तो उससे इजीली लाइट पास आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं से भी लाइट को पास होने का वो क्या नहीं मिल पा रहा है, सोर्स नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ट्रांसपेरेंट से हम क्या कर सकते हैं, क्लियरली चीज़ें देख सकते हैं। ये क्या करती हैं, अलाउ करती हैं लाइट को पास। जैसे शीशे के पीछे आपको पता है मरकरी की परत लगाई जाती है, जिससे कि वो एक साइड से मतलब पीछे से सही रहे और आप मतलब जिससे कि उसमें जो रेज आ रही है वो ट्रैप हो सके और आपको दिख सके, है ना। इसके बाद है ट्रांसलुकेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली। ट्रांसलुकेंट ऑब्जेक्ट क्या होती है, पार्शली मतलब आंशिक रूप से करने देती है पास। शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। देखिए लाइट के रास्ते में जब एक, आप लोगों ने रात को देखा होगा, अगर हल्की सी भी कहीं से लाइट पड़ेगी या फिर आपको दिख रहा दे रहा है थोड़ी सी भी लाइट पड़ी तो आपको दिखता होगा कहीं पे आपकी शेडो फॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि ओपेक है ना, लाइट एकदम आर पार तो नहीं हो सकती, लेकिन वो क्या कर देती है, शेडो फॉर्म कर देती है। पिनहोल कैमरा कैन बी मेड विथ सिंपल मटीरियल्स एंड कैन बी यूज टू इमेज द सन एंड ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिनहोल कैमरा। इसके बाद में एनसीईआरटी में एक फिगर भी बना है, मैं आपको दिखाऊंगी। पिनहोल कैमरा क्या करता है, सिंपल मटेरियल्स का यूज़ करके हम बना सकते हैं, जिससे कि इमेज जो हमारी सन की होती है या किसी भी ऑब्जेक्ट की बहुत ब्राइटली दिखाई दे सकती है। इसके बाद है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसको आप ना प्रूफ भी कर सकते हैं। क्या करें, आपने गत्ते रखिएगा, उनको काटिएगा, एक मोमबत्ती रखिएगा और ज़रा एक जो बीच काटेंगे कैसे, आप बीच में गोल पॉइंट काटेंगे, 2 गत्ते रख दीजिएगा। उसके बाद एक मोमबत्ती रख के उसमें लाइट जला के जरा एक बार उसको देखिएगा, जो रेस जाएंगी ना बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जाएंगी। इसके बाद है मिरर रिफ्लेक्शन गिव अस क्लियर इमेज। मिरर जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमें कैसी इमेज देता है, क्लियर इमेज देता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, शीशे में हम देखते हैं तो क्लियर इमेज ही देखता है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम शीशे में देख रहे हैं और तो हम उल्टे दिख रहे हैं, हमारे पैर दिखाई दे रहे हैं, फिर हमारा नीचे सर दिखाई दे रहा है ना। तो मतलब जैसे हम इमेज वो ऐसी इमेज देता है जैसे हम एज इट इज़ इमेज हमारी क्या होती है देता है, सेम साइज़ की हमारी क्या देता है, इमेज देता है। आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको।
इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। एंड इलेक्ट्रिक सेल हैज़ 2 टर्मिनल। ये इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। इसके बाद है एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ अ फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है? फिलामेंट होता है, जो कि इसके टर्मिनल से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। देखा होगा आपने, प्लस माइनस, है ना, ऐसा कह सकते हैं। ये आपको बताती हूँ, ये मैंने लिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से इनमें क्या होता है? कनेक्टेड होता है हमारा जो फिलामेंट होता है, ठीक है। फिलामेंट आपको पता भी होगा, टंगस्टन का भी यूज़ करते हैं, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ऐसे फिलामेंट को हम यूज़ करते हैं जनरली। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है? ग्लो करने लगता है, यानी कि जलने लगता है। इन अ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट पासेस फ्रॉम वन टर्मिनल टू द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल। एक क्लोज सर्किट में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है? पास होती है। स्विच इट इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज टू ईदर ब्रेक द सर्किट और टू कंप्लीट। आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे आप स्विच है, अगर आप लाइट का स्विच ऑन करेंगे तो आपकी लाइट खुल जाएगी, बंद करेंगे तो बंद हो जाएगी। मतलब उसको ब्रेक भी कर सकते हैं सर्किट को और जोड़ भी सकते हैं स्विच की मदद से, ठीक है। मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। जैसे कि आप लोग देखा होगा घरों में क्या लगते हैं? एल्यूमिनियम के वायर्स लगते हैं। देखिए, कॉपर के भी लगा सकते थे हम AG यानी कि चांदी के भी हम लगा सकते थे, लेकिन बहुत महंगे होते हैं इसलिए नहीं लगाए जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है, कंडक्टर कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने देते हैं। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। जैसे लकड़ी है, आप लकड़ी से आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराने की कोशिश करेंगे, क्या होगा? नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक भी है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा हो, जिनमें मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जनरली। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट है मैग्नेट प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है ये चैप्टर। मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट। एक मैग्नेटाइट क्या है? एक प्राकृतिक मैग्नेट है। मैग्नेट अट्रैक्ट्स मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। देखिए, ऐसे मटेरियल्स जिनको मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, वो कहलाते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि आयरन यानी कि लोहे के बने हुए, निकल के बने हुए, कोबाल्ट के बने हुए। इसके बाद है मटेरियल दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, नॉन मैग्नेटिक कहलाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने ले लिया, आपने प्लास्टिक ले लिया, ठीक है। इसके बाद है ईच मैग्नेट हैज़ 2 मैग्नेटिक पोल्स। हर मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? 2, नॉर्थ एंड साउथ। देखिए, इधर नॉर्थ होता है हमेशा और इधर क्या होता है? साउथ, ठीक है। और आप लोगों ने देखा भी होगा मैग्नेटिक दो अपोजिट जो होते, अगर 2 अपोजिट मैग्नेट हैं, अपोजिट मैग्नेट हमेशा क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सेम क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। नॉर्थ एक दूसरे को क्या नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे? बताइए, ये दूर फेंकेंगे, पास नहीं आने देंगे, ठीक है। जबकि नॉर्थ साउथ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इसका आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक जनरल एग्जांपल है। अगर एक लड़का है, एक लड़की है, तो उनके बीच अट्रैक्शन हो सकता है। एक लड़का और 2 लड़के हैं, तो उनके बीच क्या होगा? कोई एज सच कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। रिपल्सन होगा जनरली। मतलब कि ठीक है, कुछ हद तक उनकी बातें सही लग सकती हैं एक दूसरे को, पर कहीं हद पे वो मतलब नहीं भी मैच कर सकती हैं, ठीक है। मतलब अपोजिट जो होता है उसके प्रति हमें क्या होती है? थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, और सेम पे क्या होता है? रिपल्सन होता है। ये कहना चाह रहा है। वैसे खाली एक जनरल एग्जांपल था, ऐसा हो भी सकता है रियल लाइफ में, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैग्नेट के केस में हमेशा होता है। आई होप ये समझ में आया हो। इसके बाद बात करते हैं, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज असाइंस इन NS डायरेक्शन। अगर आपने एक मैग्नेट है उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया है, जैसे कि मैं इसका आंसर एक चीज़ आपको ये भी बताती हूँ, बार मैग्नेट है उसको आपने खड़ा कर दिया, तो ये हमेशा क्या करेगा? नॉर्थ साउथ पोजीशन में, नॉर्थ साउथ पोजीशन आपको क्या करेगा? शो करेगा। आई होप ये क्लियर हो रहा हो, नॉर्थ और साउथ, ठीक हो गई बात। इसके बाद बात कर रहे हैं अपोजिट पोल्स जो होते हैं मैग्नेट के, क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सिमिलर क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, ठीक है। और ईच मैग्नेट हैज़ मैग्नेटिक पोल्स। 2 मैग्नेटिक पोल्स होते हैं हर मैग्नेट के पास, नॉर्थ और साउथ। आई होप यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हो। इसके बाद बात करते हैं, इसका अगला चैप्टर है वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। पानी क्या है हमारे जीवन के लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर वेपर्स गेट एडेड टू एयर बाई इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। और वाटर की जो वेपर्स होती हैं, ध्यान से देखिएगा, ये एयर में यानी कि हवा में आपकी क्या होती हैं? ऐड हो जाती है। कैसे? 2 प्रोसेस से, इवेपोरेशन से और ट्रांसपिरेशन से। इवेपोरेशन आपको पता है, इवेपोरेशन क्या होता रहता है? मतलब इवेपोरेट होना, भाप बन के उड़ जाना पानी का, ये इवेपोरेशन है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? क्या बोलते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको बताया था, पेड़ पौधे भी लूज़ करते हैं, मिट्टी भी लूज़ करती है अपने में से पानी। ये सारी प्रोसेस क्या है? ट्रांसपिरेशन। तो वाटर से क्या होता है? वेपर के थ्रू क्या हो जाता है?
चला जाता है, ठीक है। द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। वाटर वेपर क्या होती है, कंडेंस होती है यानी कि संघनित होती है और छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनती हैं, विच अपीयर्स एज क्लाउड, और वही किसकी तरह दिखती हैं, हमें बादल की तरह दिखती है। देखिए वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो जो कंडेंस होके, यानी कि कंडेंस होने की मतलब सतह पे जमा हो जाती है जैसे ड्रॉपलेट्स ना, वो साथ में जुड़ जाती हैं और क्या बनती है, बादल बनती है। और फिर क्या होती है, नीचे गिरती हैं और बारिश बनती है, ठीक है। स्नो और हेल यानी कि बारिश बनती है और आपकी बर्फ़ भी कह सकते हैं आप, और या फिर आपका वो जो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं वाइट कलर के, वो भी बन सकते हैं। रेन हेल एंड स्नो रिप्लेशेस वाटर इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड सॉइल। देखिए अब बारिश पे चाहे आप बारिश कह लो या बर्फ़ कह लो, ये सारे नीचे क्या इनका पानी बन के कहाँ जाता है, झीलों में जाता है, तालाबों में जाता है, कुओं में जाता है और मिट्टी में। इसके बाद द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। ये सर्कुलेशन मतलब ये घुमाव जो होता है पानी का किसके बीच में, ओशन और लैंड, मतलब कहने का मतलब ये समुद्र और ज़मीन के बीच में ये जो पानी इधर से उधर जाता रहता है, यही क्या है, वाटर साइकिल है। एक्सेसिव रेन मे कॉज फ्लड। देखिए अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो क्या हो, उससे क्या आपको पता है, बाढ़ आ जाएगी। तो एक्सेसिव रेन से क्या हो जाएगा, फ्लड हो जाएगा। जबकि अगर लैक ऑफ रेन यानी कि रेन होगी नहीं, अगर बहुत लंबे समय तक रेन नहीं होगी तो क्या पड़ जाएगा, सूखा, क्या हो जाएगा, ड्रॉट, मे कॉज ड्रॉट। द अमाउंट ऑफ यूजेबल वाटर ऑन अर्थ इज लिमिटेड। देखिए हमारे अर्थ में जो आपको देखिए अर्थ में पानी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूजेबल वाटर कुछ ग्राउंडेड है, कुछ अलग अलग तरीके से वो बटा हुआ है। यूजेबल वाटर कितना है, केवल मतलब जो लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा क्या है, लिमिटेड है। सो इट नीड्स टू बी यूज्ड केयरफुली। तो आप हमें इसको क्या करना चाहिए, केयरफुली यूज़ करना चाहिए, नहीं कि हम पानी बहाने में लगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, इट इज़ अबाउट एयर। एयर इज़ फाउंड एवरीवेयर। एयर हर जगह होती है। वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। देखिए एयर अगर मोशन में हो, मतलब बहुत ज़्यादा गतिमान अवस्था में हो, तो इसे क्या कहते हैं, विंड यानी कि हवा कहते हैं। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर क्या करता है, यानी कि आंधी भी कह सकते हैं, सॉरी उसे। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, हवा क्या करती है, स्थान घेरती है। आप लोगों ने देखा होगा अगर आप गुब्बारे में हवा भर देंगे तो क्या करती है, वो गुब्बारा बड़ा हो जाता है, यानी कि क्या करती है, हवा घेरती है। एक खाली कमरा है तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत आवाज़ गूंजती है, यानी कि खाली कमरे में भी एयर क्या कर रही है, स्पेस घेर रही है। इसके बाद है एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल। एयर क्या कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पानी में और आपकी मिट्टी में। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अ फ्यू अदर गैसेस। एयर किस किस का मिक्सचर है, किस किस का मिश्रण है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर वेपर का एंड फ्यू अदर गैसेस का। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमारी जो ये एक मैंने फिगर बनाया, हमारे एनवायरनमेंट में 21% क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा हो। O2 21% होती है। नाइट्रोजन होती है हमारी कितनी परसेंट, 78% हमारी नाइट्रोजन होती है। आई होप ये समझ में आ रहा हो। 0.03% जो हमारी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। और 1% हमारी ऑल गैसेस होती है। तो आप लोग देख रहे हैं एयर क्या है, इन सब चीज़ों का क्या है, मिक्सचर है। इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन क्या करती है, सपोर्ट करती है बर्निंग को। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर आप क्या करें, आपने दिया जलाया, दिए के ऊपर से आपने ग्लास रख दिया, यानी कि उसको प्रॉपर तरीके से एयर नहीं मिली, यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिली, तो क्या हो जाएगा, दिया क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। बात समझ में आई। यानी कि एयर क्या करती है, बर्निंग को क्या करती है, सपोर्ट करती है। आप लोगों ने देखा भी होगा अगर कोई इसके मतलब अगर आप आग वगैरह लगाते हैं और अगर आग अच्छे से प्रॉपर नहीं जल पा रही है, अगर आपने कुछ आपने सपोज एक कवर पकड़ा और कवर से आप उसे थोड़ा सा मतलब मूव अप करने लगे आगे पीछे, तो क्या जलने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि एयर क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ठीक है। इसके बाद है द एनवलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। वो एनवलप या वो आवरण जो पृथ्वी को चारों तरफ से ढका हुआ है, वो क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। और एटमॉस्फेयर क्या है, पृथ्वी में जीवन होने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक्वेटिक एनिमल्स यूज डिजॉल्व एयर इन द वाटर फॉर रेस्पिरेशन। और एक्वेटिक पानी में रहने वाले जानवर सांस किसके लेते हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की वजह से। इसके बाद है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। प्लांट और एनिमल क्या है, एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है, और क्योंकि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन के लिए ना, क्योंकि देखिए आपको पता है प्लांट क्या करती हैं, कितनी ज़्यादा मात्रा में हमें ऑक्सीजन देती है ना। तो और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है उसका मेल बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ना हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो आई होप ये बिल्कुल आपको चीज़ें समझ में आई हो। इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर,
लैंडफिल इज एन एरिया वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम सिटी और टाउन इज डम्प्ड। लैंडफिल एक एरिया होता है जहाँ पे जो पूरे सिटी शहर से जो कूड़ा जमा करके रखा जाता है उसे डाला जाता है। द एरिया इज लेटर कन्वर्टेड इनटू द पार्क, और बाद में इसको किस में बदल दिया जाता है, पार्क में। कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इंक्लूडिंग डेट फ्रॉम किचन इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। ये जो प्लांट और एनिमल वेस्ट यानी कि पौधों का और जानवरों का जो वेस्ट होता है, जो किचन का वेस्ट भी सारा मटेरियल, अगर हम इसको इंक्लूड करें तो ये क्या होता है, मैन्योर इनटू मैन्योर, क्या खाद के रूप में बदल दिया जाता है और इसको क्या कहते हैं हम, कंपोस्टिंग। ठीक है, इसके बाद है द मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट फ्रॉम किचन गार्बेज यूजिंग रेड वॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड वॉर्म जो होते हैं, है ना, रेड वॉर्म की मदद से अगर हम क्या करते हैं, किचन का जो कूड़ा होता है, ध्यान से देखिएगा, किचन का जो भी कूड़ा होता है, अगर आपको उसको क्या किस में बदलना है, कंपोस्ट में बदलना है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। क्या करते हैं ना, रेड वॉर्म लेके आते हैं बाजार से और रेड वॉर्म को डाल दिया जाता है एक जगह पे, और वहाँ पे क्या होते हैं, धीरे 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 बहुत ढेर सारे रेड वॉर्म क्या होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। तो अब वो सॉइल को क्या करते रहते हैं, या उस पर्टिकुलर एरिया को क्या करते रहते हैं, डिग आउट करते रहते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो और उसमें ह्यूमस क्रिएट करते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हमने अपना कूड़ा डाला, तो सपोज आपके वो फ्रूट्स के पील्स भी होते सकते हैं, छिक्कल वगैरह भी हो सकते हैं, सब्जियों के भी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके आपका क्या, ये आपका किस में बदल देते हैं, कंपोस्ट में। इस पूरी प्रोसेस को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। आई होप ये समझ में आया। इसके बाद है पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स। और पेपर को क्या करा जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है, दोबारा से रीयूज में लाया जा सकता है, दोबारा से बनाया जा सकता है, मतलब दोबारा से उसको जनरेट किया जा सकता है। इसके बाद है प्लास्टिक्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेज बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। बस ये है कि प्लास्टिक को ना, आपको प्लास्टिक जो एक पदार्थ है, आपको पता है ये पूरी तरीके से गायब नहीं होता है, बहुत टाइम लग जाता है इसको डिके होने में या ख़त्म होने में। तो प्लास्टिक को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो उससे कम हार्मफुल या कम नुकसानदायक चीज़ में, तो ये कोई कंपोस्टिंग से प्लास्टिक में फ़र्क नहीं पड़ता है। वी नीड टू जनरेट लेस वेस्ट एंड फाइंड वेज ऑफ डीलिंग विद द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ गार्बेज इन आवर सराउंडिंग। हमें क्या करना चाहिए, हमें चीज़ों को, हमें मतलब क्या करना चाहिए, लेस वेस्ट करना चाहिए, हमें चीज़ों को वेस्ट कम करना चाहिए, और ऐसे तरीके हमें ढूंढने चाहिए ढेर सारे, जिससे कि जो हमारे जो एनवायरनमेंट है, इसमें जो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ गार्बेज, मतलब गार्बेज का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये अलग अलग तरीके से रीयूज़ हो सके, है ना। इस चैप्टर में हम रीयूज़, रिसाइकिल, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि दोबारा से किसी चीज़ को कैसे यूज़ में लाया जा सकता है, रिसाइकिल कैसे किया जा सकता है ना, इस चीज़ के बारे में। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आया हो। इसके बाद ये आपका सेकंड चैप्टर, सारे चैप्टर हमारी पूरे मैं अभी तक पूरे 15 चैप्टर खत्म कर चुकी हूँ, 16वां चैप्टर हमारा चल रहा है, सेकंड चैप्टर। ठीक है, द मेजर न्यूट्रिशंस इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल। हमारा जो खाना होता है उसके जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है और मिनरल है। और इसके साथ साथ खाने में हमें एक और दो चीज़ें और ज़रूरी है, वो है आपका वाटर और डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर जो कि आपको दाल से मिलता है, सब्जी से मिलता है, फल से मिलता है। ठीक है, ये आपके खाने को हाइड्रेट करने में मदद करते हैं। बाकी आपको कोई ऐसा एनर्जी या फिर ऐसा कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, लेकिन आपको खाने के पचाने में बहुत ज़्यादा क्या है, यूज़फुल है। ठीक है, और वाटर भी आपको पता ही होगा। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स और फैट क्या करते हैं, मेनली एनर्जी देते हैं। इसमें मैं आपको 2 पॉइंट और बता देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट एनर्जी गिविंग फूड है। और दूसरी बात ये आपको पता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें देते हैं फैट। लेकिन क्या बहुत ज़्यादा फैट, एक्सेसिव फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा है? नहीं, क्योंकि एक्सेसिव फैट से हमें ओबेसिटी नाम का एक क्या हो जाता है, रोग यानी कि बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है और मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए ना, तो अगर आप थोड़ी सी चीनी ले लेंगे मुँह में, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होगा, है ना। तो यानी कि कार्ब्स बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एनर्जी देते हैं। इसके बाद है प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी की ग्रोथ, हमारी बॉडी की मतलब वृद्धि में और मेंटेन रखने में उसको प्रोटीन और मिनरल्स हमारा काम करते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी किसे कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं। इसके बाद है विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। बीमारियों के अगर बीमारियों से लड़ना है, उसके लिए हमारी बॉडी में क्या होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए। विटामिन आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब आपकी क्लास में अभी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, ई, विटामिन के और विटामिन B1, इतने विटामिन के बारे में। साथ में कैल्शियम के बारे में बताया है। ठीक है, कि कैल्शियम आपका किस चीज़ के लिए यूजफुल है, आयरन के बारे में। तो इस तरीके से कुछ। अब इसके बाद देखते हैं, बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिशंस दैट आर बॉडी नीड्स। बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, सभी वो न्यूट्रिशंस होने चाहिए जो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, अच्छे से मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं, इन राइट क्वांटिटीज और सही मात्रा में। ये नहीं कि आप बहुत ही एक्सेसिवली ले रहे हैं, सही मात्रा में। अलॉन्ग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज जो होता है, डाइटरी फाइबर इज ऑल्सो नोन एज रफेज। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं आपको ये बता दूं, रफेज को ही हम डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। चाहे डाइटरी फाइबर का हो चाहे रफेज का हो, सेम बात है।
इसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशंस इन आर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम में कॉज सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स। अगर आपको लंबे टाइम तक एक कोई ऐसी मेजर न्यूट्रिशंस है जो आपके फूड में है ही नहीं, मिस चल रहा है, ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उन्हें खाना भी प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है उनको अलग अलग टाइप की बीमारी हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस तो मिल ही नहीं पा रहे हैं ना। वो अब लगातार खाली बस, कुछ लोग ऐसे कि खाली बस लगातार रोटी रोटी खा रहे हैं, उन्हें सब्जी मिल ही नहीं पा रही, तो वो बस उनको कार्ब्स मिल रहे हैं, उसके अलावा उनको कोई भी चीज़ नहीं मिल पा रही, तो उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी उसके थ्रू रह जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। लंबे समय तक अगर आपके पास कोई न्यूट्रिशन की कमी चल रही है तो आपको क्या हो जाएगा, डिजीज़ हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, विटामिन ए की कमी से, अगर विटामिन ए आपके बॉडी में कम है तो लॉस ऑफ विजन, यानी कि आप आँख में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका विजन कमज़ोर हो जाएगा। ऐसा भी इसके सिम्टम्स क्या क्या है, पुअर विजन, आपका विजन थोड़ा कमज़ोर हो गया है, लॉस ऑफ विजन, आपका विजन चला गया है, इन डार्कनेस, अंधेरे में तो आपको मतलब बहुत परेशानी आ रही है देखने में, और समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कई बार तो आपको ऐसा फील होगा कि आप बिल्कुल ही मतलब पूरी तरीके से आपको लगेगा कि आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अंधे होने वाली जैसे फीलिंग आएगी, ठीक है। आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसलिए अगर आपको अपनी आंखें अच्छी रखनी है तो आप सबसे ज़्यादा क्या करिए, विटामिन ए के प्रोडक्ट खाइए, ठीक है। सेब खाइए बहुत सारा, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं विटामिन ए के, पपाया खाइए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं विटामिन B1, इससे होता है बेरी, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। इसमें क्या होती है, हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है और हमें ना बहुत जल्दी हम थक जाते हैं, मतलब हम बहुत ही लेस एनर्जी रह जाती है हमारे पास काम करने के लिए बेरी में, ठीक है। इसके बाद है विटामिन सी, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। विटामिन सी से आपको जाता है स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। देखिए आपका जो घाव होते हैं ना वो भरते नहीं है जल्दी, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ब्लीड भी आपका बहुत ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। इसके बाद है विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, और रिकेट्स में आपको पता होगा बोन्स जो होती हैं आपकी ना, आपको ऐसा लगेगा ना कि बोन्स आपकी बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, मतलब एक तरीके से सॉफ्ट हो गई, क्योंकि आपकी ये जो आपकी हड्डी होती है आपकी झुकने लगती है, आपकी बोन झुकने लगेगी इस तरीके से, ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा धूप लीजिए, धूप तो फ्री की है, खूब सारी लीजिए, और दूध पीजिए, इससे क्या होगा, आपका विटामिन डी मेंटेन रहेगा। इसके बाद है कैल्शियम से क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके, आपकी जो हड्डियाँ होती हैं और जो दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं। तो अगर देखिए जल्दी आपको अपने दांत नहीं गिराने हैं, जल्दी आपको अगर डॉक्टर के पास जाके नए दांत नहीं लगवाने तो कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। वीक बोन्स टूथ डिके, तो आपको समझ में आ गया हो आई थिंक। इसके बाद है आयोडीन, गोइटर, तो अगर आपको गले में बहुत बड़ी सूजन जैसी नहीं चाहिए तो आप क्या करिए, गोइटर मत होने दीजिए, आयोडीन की कमी मत होने दीजिए, ठीक है। 10-12 रुपये का नमक आता है, जितना यूज़ करना चाहिए उतना खाने में ज़रूर यूज़ कीजिए, ये नहीं कि बिल्कुल नमक के बिना आप खाना खा रहे हैं, तो फिर ये गोइटर की संभावनाएं हो सकती हैं। आयोडीन क्या है, आयोडीन से होता है गोइटर में क्या होता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, जो हमारी ये ग्रंथियाँ होती हैं गले की ना, ये ऐसे लगती है जैसे सूज गई हैं। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और बच्चों में तो क्या हो सकता है, मानसिक रूप से भी बच्चे विकास हो सकता है उनका, मतलब खराब भी हो सकते हैं मेंटली भी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हम। इसके बाद है आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया, आप लोगों को पता होगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें आयरन होता है, ठीक है, खून की कमी, ये सारे इसके क्या है वो हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा होती है आपको वीकनेस। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, सो दैट वी कैन गेट मोटिवेटेड टुवर्ड इट, एंड और बहुत ज़्यादा हम इसमें काम करें, और ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बहुत सारी रहे। अभी कुछ इसमें बहुत ज़्यादा कीन पॉइंट्स है, उसकी मैं अलग से